बच्चों, मैं निशा त्रिपाठी आपकी हिंदी शिक्षिका आपका हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं यही प्रार्थना करूँगी और ऐसा ही चाहती भी हूँ कि आप फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें, महकते रहें। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छे व्यक्ति की चर्चा उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी चर्चा चारों दिशाओं में होती है, ठीक वैसे ही आपके अच्छे गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में हो। तो बच्चों, आप वैसा ही एक खुशबूदार फूल बने जिसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। आप वैसा ही एक अच्छा व्यक्ति बने जिसके गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में होती है। तो आइए हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है फूल और कांटे, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बच्चों, एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी रवि का अर्थ होता है सूरज। जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती हैं वहां तक कवि की सोच पहुंच जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपनी सोच के खजाने से क्या निकालकर यहाँ हमें संदेश देने का प्रयत्न किया है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1947 में हुई। और इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में बहुत बड़ा स्थान है और ये हिंदी के एक बहुत बड़े आधार स्तंभ भी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह संदेश देने का प्रयत्न किया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कवि ने यह संदेश देने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य किसी नामचीन, किसी बड़े विशेष कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बन जाता, उसे तो वैसा कर्म करना पड़ता है, यानी अच्छा कर्म करना पड़ता है बड़ा बनने के लिए, विख्यात होने के लिए। तो आइए हम कविता को सुनो, समझो और गाओ इसी रूप में लेते हैं। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। है जन्म लेते जगह में एक ही। यहाँ कवि कहते हैं कि फूल और कांटे दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है। एक ही पौधा उन्हें है पालता, पौधा यानी प्लांट, पालता यानी पालन पोषण करना। एक ही पौधा उन दोनों का पालन पोषण करता है। और बच्चों, आपने देखा भी होगा किसी बगीचे में कि फूल और कांटे दोनों एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही साथ जुड़े रहते हैं। यदि आप गुलाब का फूल लाएं तो गुलाब कितना सुंदर और मनमोहक होता है, लेकिन उसके साथ में कांटा भी जुड़ा होता है। तो कवि कहते हैं कि एक ही स्थान पर वे दोनों जन्म लेते हैं, कौन? फूल और कांटा, और एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी। जब चांद आसमान में आता है तो वह समान रूप से फूल पर भी चमकता है और कांटे पर भी चमकता है। एक ही सी चांदनी है डालता, यानी जब आसमान में चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है तो उससे जो किरणें निकलती है, अंधेरे में एक प्रकाश, एक रोशनी फैल जाती है। चांदनी की रूपी जो किरणें चंद्रमा से निकलती है, वह क्या करता है? उन दोनों को समान रूप से फूल और कांटे दोनों पर ही बिखेरता है। अपनी किरणों को समान रूप से फूल और कांटे
दोनों पर बिखेरता है। आगे कवि कहते हैं, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह यानी बादल, बादल उन पर एक समान बरसते हैं। किस पर? फूल और कांटे पर। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, हवाएं जब चलती हैं यानी बहती हैं तो समान रूप से फूल और कांटे दोनों पर बहती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कवि ने कह दी है कि जब फूल और कांटे दोनों का पालन पोषण एक ही पौधे पर होता है, चांद भी एक समान सी चांदनी की किरणें उन पर बिखेरता है, बादल भी एक समान उन पर बरसता है, हवाएं भी एक समान उन पर बहती है, फिर भी बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर कवि ने खड़ा कर दिया है। कवि ने यहाँ कह दिया है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि कहते हैं कि फूल और कांटे दोनों का ढंग, ढंग यानी तरीका, वह बिल्कुल अलग होता है। सदा हम यह देखते हैं यानी हमेशा ही यह देखने में आता है कि दोनों का व्यवहार अलग होता है, बहुत ही अंतर पाया जाता है दोनों के व्यवहार में। ऐसा कवि ने क्यों कह दिया? तो आइए हम आगे पंक्तियों में समझने का प्रयत्न करेंगे। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, जैसे मैं गा लेती हूं पहले। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता शाम तन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कवि कहते हैं कांटा क्या करता है, यहाँ पर कांटे के व्यवहार के बारे में बताया। कांटा यदि किसी की उंगलियों में लग जाए तो वह उंगलियों में छेद कर देता है, कांटा उंगलियों में चुभ जाता है तो उंगलियों से रक्त बहने लगता है। और क्या करता है कांटा? फाड़ देता है किसी का वर वसन, वर यानी सुंदर श्रेष्ठ, वसन यानी वस्त्र। यदि कांटा किसी के सुंदर वस्त्रों में उलझ जाए तो वह क्या करेगा? उन सुंदर वस्त्रों को फाड़ देगा। वह बिल्कुल परवाह नहीं करता कि यह सुंदर वस्त्र हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, पर यानी पंख, कतर यानी काट देना। आपने बच्चों तितलियां देखी होंगी, कितने सुंदर पंख होते हैं, कितनी सुंदर लगती हैं वे अपने पंखों के कारण, लेकिन कांटा उन्हें भी नहीं बख्शता। वह क्या करता है? उनके सुंदर सुंदर पर यानी उनके सुंदर सुंदर पंखों को कतर देता है, काट देता है। और क्या करता है? भौरे, भौरे जो फूलों पर मंडराते हैं, आपने देखा भी होगा। जब भौरे फूलों पे मंडराते हैं, मान लीजिए वे वहां से कांटे के करीब से गुजर गए, निकल गए, तो कांटा क्या करता है? भौर का है वेध देता शाम तन, वेध यानी घायल करना। कांटा क्या करता है? उनका भौरे का जो शाम तन है, सांवला तन, तन यानी शरीर, उसको वेध देता है, उसको घायल कर देता है। ये है कांटे का स्वभाव। अब सोचने वाली बात है
कि दोनों का पालन पोषण भी एक जगह हो रहा है, दोनों के साथ प्रकृति का भी व्यवहार एक जैसा है, फिर भी कांटे का व्यवहार ऐसा क्यों है और फूल का व्यवहार कैसा है, यह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फूल के व्यवहार के बारे में भी, फूल और कांटे में के स्वभाव में क्या अंतर है उसके बारे में भी। तो बच्चों, यहाँ तक जो हमने कविता पढ़ी, इससे यही एक बात समझ में आती है कि जैसे यहाँ पर पालन पोषण फूल और कांटे दोनों का एक ही स्थान पर हुआ है, एक ही पौधे ने पाला है, प्रकृति ने भी समान रूप सा व्यवहार उनके साथ किया है, उसके बावजूद कांटे का व्यवहार विपरीत है। तो आपने भी गौर किया होगा, देखा ही होगा कि एक परिवार में दो बच्चे जिनके माता पिता उन्हें एक समान सी शिक्षा दीक्षा देते हैं, एक समान उनका पालन पोषण करते हैं, एक जैसा ही उनको संस्कार देने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी उन दोनों बच्चों के व्यवहार में अंतर पाया जाता है, उनके स्वभाव में अंतर देखा जाता है। तो यहाँ तक यह कविता मैंने पढ़ दी है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे की कविता को सुनेंगे और समझेंगे। और बच्चों, तब तक इस कविता को आप अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और एक अच्छा विद्यार्थी बनने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।